फिल्म की शुरुआत दो वैज्ञानिकों से होती है जो एक भूमिगत प्रयोगशाला में अपने एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इस प्रोजेक्ट की जानकारी उनके अलावा किसी और को नहीं होती। यही गुप्त ऑपरेशन दुनिया के कई देशों में चलाया जा रहा होता है, लेकिन हर जगह यह असफल हो चुका होता है। अब केवल अमेरिका और जापान में ही यह ऑपरेशन जारी रहता है। इसके बाद कहानी 5 दोस्तों पर आती है। इनमें एक लड़की डाना और एक लड़का मार्टी होता है। बाकी 3 उनके दोस्त होते हैं। ये सभी लोग जंगल के बीच स्थित एक सुनसान कैबिन में छुट्टियां बिताने के लिए निकलते हैं, जिसे उनके एक दोस्त ने हाल ही में खरीदा होता है। जब वे अपने घर से निकल रहे होते हैं, तभी सामने की इमारत की बालकनी से एक व्यक्ति उन पर नजर रख रहा होता है। वो फोन पर किसी को बताता है कि ये लोग समय पर निकल चुके हैं। रास्ते में वे एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं। पेट्रोल पंप का मालिक बहुत रहस्यमयी स्वभाव का होता है। वो उन्हें पेट्रोल भी नहीं देता और उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है। इसके बाद वो उन्हें जंगल तक पहुंचने का रास्ता बताता है और वे वहां से निकल जाते हैं। जंगल तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता होता है, जिसमें एक सुरंग भी पड़ती है। जब वे सुरंग पार कर रहे होते हैं, तभी ऊपर उड़ रही एक चिड़िया अचानक किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर मर जाती है। ऐसा लगता है मानो वहां कोई अदृश्य दीवार मौजूद हो। ये देखकर आश्चर्य होता है कि आखिर वो शक्ति दीवार किसने बन बनाई होगी। कुछ देर बाद सभी दोस्त केबिन पहुंच जाते हैं। वहां डाना का एक दोस्त कमरे में लगी एक अजीब और डरावनी पेंटिंग को देखता है। वो पेंटिंग हटाता है तो उसके पीछे एक बड़ा शीशा दिखाई देता है। शीशे के दूसरी ओर डाना खड़ी होती है। वो उसे देख सकता है, लेकिन दाना उसे नहीं देख पाती। वो ये बात दाना को बताता है और दोनों अपने कमरे बदल लेते हैं। बाद में डाना उस पेंटिंग को फिर से शीशे के सामने लगा देती है और डरावनी होने के कारण उसे कपड़े से ढक देती है। इसी दौरान पता चलता है कि वे दोनों वैज्ञानिक केबिन और पूरे जंगल पर लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रख रहे हैं। केवल केबिन ही नहीं, बल्कि पूरा जंगल तकनीकी रूप से उनके नियंत्रण में होता है। उसी समय पेट्रोल पंप वाला व्यक्ति फोन करके वैज्ञानिकों को बताता है कि उसने अपना काम सफलतापूर्वक कर दिया है। उसने उन दोस्तों को बिना पेट्रोल दिए जंगल की ओर भेज दिया है और अब वे अपनी मौत के करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद वैज्ञानिक आपस में शर्त लगाने लगते हैं कि कौन सा राक्षस या प्राणी उन 5 दोस्तों को मारेगा। दूसरी तरफ कैबिन में बैठे दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सभी घबरा जाते हैं और तहखाने में जाकर देखने का फैसला करते हैं। तहखाने में उन्हें कई पुरानी और रहस्यमयी चीजें मिलती हैं। मार्टी बार बार सबको वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। दाना को वहां एक पुरानी डायरी मिलती है। वो डायरी ऐना नाम की एक लड़की की होती है। डायरी में लिखा होता है कि उसके पिता ने उसके और उसकी मां पर भयानक अत्याचार किए थे। उन अत्याचारों के दौरान ऐना का हाथ काट दिया गया था और उसकी मां की मौत हो गई थी। डायरी में यह भी लिखा होता है कि यदि कोई उसमें लिखे मंत्र को पढ़ दे तो ऐना का परिवार दोबारा जीवित हो जाएगा और फिर वे उस मंत्र को पढ़ने वाले सहित सभी लोगों को मार डालेंगे। मार्टी ये सुनकर बहुत डर जाता है और सभी को मंत्र पढ़ने से मना करता है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और डायरी में लिखा मंत्र पढ़ देते हैं। मंत्र पढ़ते ही दूर स्थित कब्रों में दफन ऐना का परिवार जीवित होने लगता है। वे अपनी कब्रों से निकलकर भयानक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिकों में जिन लोगों ने ज़ॉम्बी पर शर्त लगाई थी, वे जीत जाते हैं। उनका नाम बोर्ड पर लिख दिया जाता है। उस बोर्ड पर अन्य राक्षसों और जीवों के नाम भी दिखाई देते हैं। इसके बाद जापान का प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहां कुछ स्कूली बच्चे एक दानव से परेशान हैं। उधर डाना के 2 दोस्त जंगल में घूमने निकलते हैं। वैज्ञानिक उन पर लगातार नजर रख रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। दाना का पुरुष मित्र अपनी साथी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। ज़ॉम्बी उस लड़की को बेरहमी से मार डालता है। जैसे ही उसकी मौत होती है, प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक एक लीवर खींचता है और उस लड़की का खून एक गुप्त स्थान पर बने मानव आकृति वाले चित्र बॉडी लाइन आर्ट में भरने लगता है। घायल लड़का वापस कैबिन पहुंचकर सबको पूरी घटना बताता है और तुरंत वहां से भागने की सलाह देता है। तभी कैबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई भी दरवाजा खोलना नहीं चाहता, लेकिन डाना दरवाजा खोल देती है। बाहर वही ज़ॉम्बी खड़ा होता है जिसने उसकी दोस्त को मारा था। उसके हाथ में उस लड़की का कटा हुआ सिर होता है। वो सिर दाना की ओर फेंक देता है। सभी लोग तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं। दाना का दोस्त सुझाव देता है कि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके एक ही जगह रहें और अलग अलग ना हो। ये सुनकर वैज्ञानिक चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो शायद बच जाएं। इसलिए वे एक बटन दबाकर केबिन में विशेष रासायनिक गैस छोड़ देते हैं। गैस का असर होते ही उस लड़के के विचार बदल जाते हैं और वो सभी को अलग अलग कमरों में जाने के लिए कहता है। जैसे ही सभी अपने कमरों में जाते हैं, उनके कमरे बाहर से लॉक कर दिए जाते हैं। मार्टी अपने कमरे में कैमरे और तार देखकर समझ जाता है कि उन पर नजर रखी जा रही है और पूरा केबिन तकनीकी रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और मार्टी को घसीटकर बाहर ले जाता है। सभी को लगता है कि मार्टी मर चुका है। उसके खून से भी उस गुप्त स्थान पर बनी आकृति भरने लगती है। अब केवल 3 दोस्त बचे होते हैं। वे कार से भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जापान का प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहां बच्चे एक अनुष्ठान करके दानव को मेंढक में बदल देते हैं।
इस कारण जापान का प्रोजेक्ट भी असफल घोषित कर दिया जाता है। अब दुनिया में केवल अमेरिका का प्रोजेक्ट ही बचता है। डाना और उसके दोस्त सुरंग के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयोगशाला के लोग विस्फोट करके सुरंग को नष्ट कर देते हैं। दाना का एक दोस्त मोटरसाइकिल से खाई के ऊपर छलांग लगाकर पुलिस लाने का फैसला करता है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति दीवार से टकराकर मर जाता है। अब केवल डाना और उसका एक पुरुष मित्र बचते हैं। वे कार से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार में छिपा एक ज़ॉम्बी लोहे की छड़ उसके दोस्त के गले में घोंप देता है और वो मर जाता है। कार पानी में गिर जाती है। दाना किसी तरह बच निकलती है। तभी मार्टी अचानक जीवित दिखाई देता है। वो डाना को बचाकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। वो बताता है कि उसने ज़ॉम्बी के शरीर के टुकड़े कर दिए थे और किसी तरह बच निकला। मार्टी डाना को यह भी बताता है कि उन पर कैमरों से नजर रखी जा रही है और पूरा क्षेत्र नियंत्रित किया जा रहा है। दोनों एक लिफ्ट में बैठकर भूमिगत प्रयोगशाला तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में वे कई भयानक राक्षसों और जीवों को कैद देखकर हैरान रह जाते हैं। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि 2 लोग अभी भी जीवित हैं, इसलिए एक सुरक्षा गार्ड को उन्हें मारने भेजा जाता है, लेकिन डाना और मार्टी मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद उन्हें एक घोषणा सुनाई देती है कि मानवता को बचाने के लिए उन्हें अपना बलिदान देना होगा। वे छिपते छिपाते कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां से पूरे सिस्टम और सभी राक्षसों को नियंत्रित किया जाता है। उसी समय प्रयोगशाला की पूरी टीम उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। बचने के लिए डाना एक लाल बटन दबा देती है। बटन दबते ही सभी लिफ्टों के दरवाजे खुल जाते हैं और उनमें कैद सारे राक्षस, ज़ॉम्बी, दानव और खतरनाक जीव बाहर निकल आते हैं। इसके बाद पूरी प्रयोगशाला में नरसंहार शुरू हो जाता है। राक्षस वैज्ञानिकों और सुरक्षा कर्मियों को बेरहमी से मारने लगते हैं। दोनों वैज्ञानिकों में से एक वहीं मारा जाता है, जबकि वरिष्ठ वैज्ञानिक किसी तरह भाग निकलता है। बाद में डाना और मार्टी उसे ढूंढ लेते हैं और चाकू मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद वे उस गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं जहां 5 मानव आकृतियां बनी होती हैं। उनमें से 4 पूरी तरह खून से भर चुकी होती हैं। तभी प्रयोगशाला की निदेशक डायरेक्ट्रेस उनके सामने आती है और पूरी सच्चाई बताती है। वह बताती है कि धरती के बहुत नीचे प्राचीन और भयानक देवता रहते हैं। हर साल उन्हें 5 लोगों की बलि चाहिए होती है। दुनिया के अलग अलग देशों में यही अनुष्ठान किया जाता है ताकि उन देवताओं को शांत रखा जा सके। यदि उन्हें बलि नहीं मिले तो वे धरती पर आकर पूरी मानव जाति का विनाश कर देते हैं। निदेशक डाना और मार्टी से कहती है कि अब मानवता को बचाने के लिए उन्हें स्वयं बलिदान देना होगा और सूर्योदय से पहले मरना होगा। उसकी बातें सुनकर डाना प्रभावित हो जाती है और मार्टी पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी एक भेड़िया अचानक आकर डाना पर हमला कर देता है। मार्टी गोली चलाकर उसे भगा देता है। इसके बाद मार्टी और निदेशक के बीच भयंकर लड़ाई होती है। उसी समय ऐना की आत्मा वहां प्रकट होती है और कुल्हाड़ी से हमला करके निदेशक को मार देती है। मार्टी निदेशक और ऐना दोनों को धक्का देकर उस गहरी खाई में गिरा देता है जहां वे प्राचीन देवता रहते हैं। अब डाना और मार्टी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। दोनों आराम से बैठकर सिगरेट पीने लगते हैं। डाना मार्टी से माफी मांगती है कि उसने उस पर बंदूक तानी थी, लेकिन असली समस्या अभी बाकी होती है। उन्होंने बलिदान नहीं दिया था, इसलिए धरती कांपने लगती है। अचानक जमीन फटती है और एक विशालकाय हाथ बाहर निकलता है। वह हाथ उन्हीं प्राचीन विनाशकारी देवताओं में से एक का होता है। यह संकेत होता है कि अब वे देवता पूरी तरह जाग चुके हैं और दुनिया का अंत होने वाला है। इसी भयावह दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।